हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेरी टर्म्स के पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके पहले मैंने लिटरेरी टर्म्स के पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके चैनल के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम लिटरेरी टर्म्स के पार्ट 2 लेके आए हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे। आज हम 31 से देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन हो गए थे आपके लिटरेरी टर्म्स के। आज 31 से देखेंगे। 31 का क्वेश्चन क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स इन 1950s। मतलब ये 1950 के दशक में अमेरिकी लेखकों का एक समूह है, एक ग्रुप है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्यूजन एंड chaos। मतलब यहाँ पे क्या करें, ये chaos विच प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। द सोसाइटी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद समाज में व्याप्त भ्रम और अराजकता का परिणाम है। एक कन्फ्यूज़न और क्यास का क्या है? रिजल्ट है। इट्स मेन पॉइंट्स आर द रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज़, मेकिंग अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, द एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिकन एंड ईस्टर्न रिलीजियस, द रिजेक्शन ऑफ मटीरियलिज्म, एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेयल्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसका जो मुख्य बिंदु है, मतलब इसका मेन पॉइंट्स, मानक जो इसका मेन पॉइंट्स है वो क्या है? मानक कथा, मतलब नैरेटिव वैल्यूज़, मतलब मानक कथा, मूल्यों की अस्वीकृति, ठीक है, मूल्यों की अस्वीकृति, आध्यात्मिक खोज करना, एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिकन, आध्यात्मिक खोज करना, अमेरिकी और पूर्वी धर्मों की खोज, मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिकन एंड ईस्टर्न रिलीजियस, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेरिकी और पूर्वी धर्मों की खोज करना, द रिजेक्शन ऑफ मटेरियलिज्म, मतलब भौतिकवाद की अस्वीकृति, एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेयल्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, मानव स्थिति का स्पष्ट चित्रण। आगे क्या कहा जा रहा है? एक्सपेरिमेंटेशन विद साइकेडेलिक ड्रग्स एंड सेक्सुअल लिबरेशन एंड एक्सप्लोरेशन। आगे क्या बोल रहा है कि साइकेडेलिक दवाओं के साथ प्रयोग और यौन मुक्ति और अन्वेषण है। तो दिस ग्रुप इज़ नोन एज, ये जो ग्रुप है ये जाना जाता है। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? जो अमेरिकन, जो 1950s के दशक में अमेरिकी लेखकों का ये एक समूह है। और ये क्या है? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद समाज में व्याप्त भ्रम और अराजकता का परिणाम है। इसका जो मेन पॉइंट्स यही सारे हैं। इसके मेन पॉइंट्स यही हैं कि मानक कथा, मूल्यों की अस्वीकृति, आध्यात्मिक खोज करना, अमेरिकी और पूर्वी धर्मों की खोज करना, भौतिकवाद की अस्वीकृति, मानव स्थिति का स्पष्ट चित्रण, ये सारे इसमें आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये ग्रुप जाना क्या जाता है? बैड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या बीट जनरेशन या बैड जनरेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्रुप हमारा जाना जाता है बीट जनरेशन। ओके, बीट जनरेशन आपके यहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं। 1950s के जो राइटर्स होते हैं वो आपके बीट जनरेशन के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो जो आपके बीट जनरेशन राइटर होते थे, बीट राइटर्स होते थे आपके, वो 1950s के राइटर होते थे। जिनका क्या था, इनकी जो कविताएं होती थी, इनके जो पोएम्स होते थे उसमें रहस्य होते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे, ये जो लेखक हैं, राइटर है, ये क्या करते थे? मॉरल वैल्यूज़, पॉलिटिकल और रिलीजन के खिलाफ, यानी कि परंपरा से, जमाने के चलन से उल्टा लिखते थे। उन्हीं को बोलते हैं बीट राइटर्स। ओके, बीट राइटर्स या बीट जनरेशंस। ओके, नेक्स्ट। In his essay Four Ages of Poetry 1820, Thomas Love Peacock classifies poetry into 4 periods which are। अपने essay Four Ages of Poetry, ये कब आया था? 1820 में आया था। इनका essay था Four Ages of Poetry। ये एक essay है और जो कब आया था? 1820 में आया था। ये किसका था? थॉमस लव पिकॉक का था। इन्होंने इसे क्लासीफाइज किया है, वर्गीकृत किया है पोइट्री को। किसने? 4 पीरियड्स में। वो 4 पीरियड्स कौन कौन से हैं ये चीज़ बतानी है यहाँ पे। आपके ऑप्शन में आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्जे है। आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम है, डायमंड है, ब्रास है। ये चीज़ें आपको बतानी है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। ओके, नेक्स्ट। द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई। पुलित्जर प्राइज जो है वो दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है?
अमेरिकन गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स या फंड या फोर्ड फाउंडेशंस या कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पुलित्जर प्राइज जो दिए जाते हैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलन गिन्सबर्ग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एलन गिन्सबर्ग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एलन गिन्सबर्ग के जो हॉवेल है विलियम एस बरोच का नेक्ड लंच एंड जैक क्रियोक का ऑन द रोड, ये सारे क्या हैं, ये किसके उदाहरण हैं, ये चीज़ बतानी है हमको। ओके, एलन गिन्सबर्ग का क्या है, हॉवेल है, इनका वर्क है। विलियम एस बरोच का नेक्ड लंच, ये इनका वर्क है। और जैक क्रियोक का ऑन द रोड, ये इनका वर्क है। ये तीनों क्या है, किसके उदाहरण है, ये चीज़ बतानी है। चिक लिटरेचर, हेडोनिस्टिक लिटरेचर या बीट लिटरेचर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बीट लिटरेचर के ये तीनों ही उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। मतलब ये वर्ड, ये किसी भी शब्द या फ्रेज का रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है। ब्रोकन अप बाय वन और मोर इंटरवेनिंग वर्ड्स। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो एक या अधिक हस्तक्षेप करने वाले शब्दों से क्या होते हैं, ब्रोकन होते हैं, विभाजित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, वी विल डू इट, आई टेल यू वी विल डू इट, ये चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें रिपीटेशन भी हो रही है, वी विल डू इट, आई टेल यू वी विल डू इट, बट क्या है, वर्ड में क्या है, ब्रोकन है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है। इसे क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है कि इसे क्या कहा जाता है कि जो वर्ड और फ्रेज रिपीटेशन होते हैं और ये क्या होते हैं, जो एक या एक से अधिक हस्तक्षेप करने वाले शब्दों से विभाजित होते हैं। ठीक है, ये इन शब्दों से ये क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, एसोनेंस या डायाकोप या डायाट्राइब या नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर और ऑथर्स इज। मतलब किसी विशेष लेखक या लेखकों के कार्यों की सूची क्या कहलाती है, कैटलॉग या फिर बायोग्राफी या बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोफाइल, क्या कहलाती है। मतलब किसी विशेष लेखक या लेखकों की कार्यों की सूची। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, बिब्लियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग्सरोमन इज अ जर्मन टर्म। ये जो बिल्डिंग्सरोमन, ये जो टर्म है, ये एक जर्मन टर्म है, किसके लिए है, फॉर किसके लिए, नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन या नॉवेल ऑफ रोमांस या नॉवेल ऑफ साइकोलॉजी या नॉवेल ऑफ फिलोसफी। बिल्डिंग्सरोमन ये एक जर्मन टर्म है जो किसके लिए है, किसके लिए स्टैंड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन के लिए। 1 मिनट, नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट, बिल्डिंग्सरोमन इज अ नॉवेल विच डील्स विद। ये एक नॉवेल है बिल्डिंग्सरोमन, इसको रोमान भी पढ़ा जाता है, रोमन भी पढ़ा जाता है। बिल्डिंग्सरोमन एक नॉवेल है जो डील करता है किसके साथ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये डील करता है वन पर्सन्स फॉर्मेटिव ईयर्स। ओके, एक पर्सन के फॉर्मेटिव ईयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन स्टैची इज़ द बायोग्राफर ऑफ। जो लिटन स्टैची हैं ये किसके बायोग्राफर हैं, चार्ल्स डिकेंस के, कि क्वीन एन के, कि क्वीन विक्टोरिया के, या क्वीन एलिजाबेथ के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वीन विक्टोरिया के, लिटन स्टैची। नेक्स्ट, हु रोट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स या सिंपली लाइव्स ऑफ द पोएट्स, किसने लिखा है। सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट कहीं कहीं आ जाता है, या फिर इसका टाइटल हो जाएगा लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, या फिर सिंपली लाइव्स ऑफ द पोएट्स। ये तीनों भी पूछा जा सकता है, या तो आपको पूछा जाता है लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, या फिर पूछा जाता है लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, या सिंपली पूछा जाएगा लाइव्स ऑफ द पोएट्स। ये किसने लिखा है, तीनों ही टाइटल इसके हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, ये सभी को पता है, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है ना। और इसमें इन्होंने पोएट्स पे लिखा है 52 पोएट्स पे इन्होंने
इस चीज़ को लिखा हुआ है, लाइव्स ऑफ द पोएट्स। ओके, नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बिलोंग्स टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप, मतलब वह ब्लूम्सबरी ग्रुप से संबंधित है। हिज रेपुटेशन रेस्ट ऑन इमिनेंट विक्टोरियंस इन विच, आगे क्या है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो रेपुटेशन है वो प्रख्यात विक्टोरियन लोगों पर टिकी हुई है। इन विच एज अ क्रिटिक एंड राइटर, आगे क्या जा रहा है कि जिसमें एक आलोचक और लेखक के रूप में, ही हैज़ प्रेजेंटेड अ नंबर ऑफ शॉर्ट पोर्ट्रेट्स विद टेलिंग आयरनी एंड इर्रेवरेंट एंड मैलिसियस इनसाइट। आगे कहा जा रहा है कि एक अपरिवर्तनीय और दुर्भावनापूर्ण अंतर्दृष्टि और मानवीय असफलताओं के लिए गहरी नज़र, ओके, एंड अ कीन आई फॉर ह्यूमन फेलिंग्स। आगे कहा जा रहा है कि और मानवीय असफलताओं के लिए गहरी नज़र के साथ कई छोटे चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। ही स्टेब्लिशेस द स्टाइल ऑफ मॉडर्न बायोग्राफी एंड डिबंक्स द विक्टोरियन। आगे कहा जा रहा है कि वह आधुनिक जीवनी की शैली स्थापित करता है, मतलब वह क्या करता है, वो एक मॉडर्न बायोग्राफी की स्टाइल को क्या करता है, स्टेब्लिश करता है, एंड डिबंक्स द विक्टोरियन, और विक्टोरियन को डिबंक करता है। अभी पूछा जाएगा ये पर्सन है कौन, यहाँ पे जो वह की बात हो रही है। ही इंक्लूड्स 3 men एंड अ वुमेन, कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस अर्नोल्ड एंड जनरल गॉर्डन। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि इसमें तीन पुरुष और एक महिला, जैसे कि कार्डिनल मैनिंग है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, थॉमस अर्नोल्ड है और जनरल गॉर्डन शामिल हैं। ओके, दिस बायोग्राफी ऑल्सो शोज द इंटरव्यू ऑफ कार्डिनल मैनिंग अगेंस्ट कार्डिनल न्यूमैन। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि वो वास्तव में कोकिला की प्रशंसा करता है। ये जीवनी कार्डिनल न्यूमैन के विरुद्ध कार्डिनल मैनिंग की साजिशों को भी दर्शाती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ इमिनेंट विक्टोरियंस, इमिनेंट विक्टोरियंस के लेखक कौन है, ये चीज़ पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा था, लिटन स्टैची की बात हो रही है यहाँ पे, इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। ये जो इमिनेंट विक्टोरियंस के ऑथर कौन है, ये लिटन स्टैची हैं, ठीक है। और ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप में भी बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो ही की बात हो रही है ना, इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, 1 मिनट। विच मैचेस ऑफ द बायोग्राफर्स विद द ऑथर्स आर करेक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से बायोग्राफर्स और ऑथर्स करेक्ट हैं। इधर आपके बायोग्राफर्स हैं और इधर ऑथर्स हैं, हमको करेक्ट बताना है कि कौन से ऑथर्स बायोग्राफर हैं, कौन से ऑथर्स हैं, ये चीज़ बतानी है, कौन से पर्सन बायोग्राफर हैं, कौन से ऑथर हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए बायोग्राफर्स में कौन कौन से हैं, विलियम मैशन है, जेम्स बॉशवेल है, रॉबर्ट शाउदे हैं, जॉन लॉकहार्ट हैं, थॉमस कार्लाइल हैं, जेम्स फ्रॉड हैं, आर्किबाल्ड रोजबेरी हैं, जॉन मॉर्ले हैं, सर जॉर्ज ट्रिवेलियन हैं, मैकाले, ठीक है। ये आपके बायोग्राफर्स में हैं। ऑथर्स में थॉमस ग्रे, शेमुअल जॉनसन, होरेशियो नेल्सन, सर वॉल्टर स्कॉट, जॉन स्टेलिंग, थॉमस कार्लाइल, विलियम पिट, विलियम ग्लैडस्टोन, थॉमस बेबिंगटन। तो ये आपके बायोग्राफर्स और ऑथर्स कौन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ये अपनी जगह पे सभी ही सही हैं। जितने भी यहाँ पे नाम लिए गए हैं ये सारे ही बायोग्राफर हैं और यहाँ पे जितने भी नाम लिए गए हैं ये सारे ही ऑथर्स हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। दीज पोएट्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोजेक्टिविस्ट पोएट्स, मतलब इन कवियों को कभी कभी प्रोजेक्टिविस्ट कभी भी कहा जाता है, कभी कभी इन कवियों को प्रोजेक्टिविस्ट कभी कहा जाता है। दे वर अ ग्रुप ऑफ मिड 20th सेंचुरी अमेरिकन एवेंट-गार्डे आर पोस्ट मॉडर्न पोएट्स सेंटर्ड ऑन ब्लैक माउंटेन कॉलेज इन नॉर्थ कार्लिना, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे ये कैरोलिना है, ओके, कैरोलिना है, ठीक है, कार्सलिना नहीं है, कैरोलिना है।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन पोएट्स को कभी कभी प्रोजेक्टिविस्ट कभी भी कहा जाता है, और ये कहा जा रहा है कि दे वर ग्रुप ऑफ मिड 20th सेंचुरी अमेरिकन अवेंट-गार्ड अ पोस्ट मॉडर्न पोएट सेंटर्ड ऑन ब्लैक माउंटेन कॉलेज इन नॉर्थ कैरोलिना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे उत्तरी कैरोलिना में ब्लैक माउंटेन कॉलेज पर केंद्रित मिड 20th सेंचुरी के अमेरिकी अवेंट-गार्डे या फिर उत्तर आधुनिक कवियों का एक समूह थे। ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे। इन एडिशन टू ओल्सन, मतलब ओल्सन के अलावा द पोएट्स मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड इंक्लूड, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओल्सन के अलावा सबसे करीबी से जुड़े कवियों में कौन कौन से हैं। लैरी, यहाँ पे ये लैरी है, मिसटाइप है, लैरी इग्नेर, रॉबर्ट डंकन, एड डॉर्न, पॉल ब्लैकबर्न, हिल्डा मार्ले, जॉन विनर, जोएल ओपेनहाइमर, डेनिस लेवर्टो, जोनाथन विलियम्स एंड रॉबर्ट क्रीली शामिल हैं। ठीक है, ये सारे आपके जोनाथन विलियम्स एंड रॉबर्ट क्रीली, ये सारे ही पोएट्स इसमें शामिल है। दीज पोएट्स आर नोन एज, इन कवियों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पोएट्स हैं, कभी कभी इन कवियों को प्रोजेक्टिविस्ट कभी भी कहा जाता है, और ये जो ग्रुप है ना, ये मिड 20th सेंचुरी के हैं। ये उत्तरी कैरोलिना में ब्लैक माउंटेन कॉलेज पर केंद्रित 20th सेंचुरी के अमेरिकी अवेंट-गार्डे या उत्तर आधुनिक कवियों का एक समूह था। ये जो पोएट्स की बात हो रही है, ओल्सन के अलावा इसमें कौन कौन से कवि हैं, यहाँ पे सारा ही कवि का नाम लिया गया है कि ओल्सन के अलावा इस ग्रुप में कौन कौन से कवि हैं। सबसे करीबी जुड़ी कवियों में जैसे लैरी इग्नर हो गए, रॉबर्ट डंकन हो गए, एड डॉर्न, पॉल ब्लैकबर्न हो गए, हिल्डा मार्ले हो गए, जॉन विनर हो गए, जोएल ओपेनहाइमर हो गए, डेनिस लेवर्टो हो गए, जोनाथन विलियम्स हो गए, और रॉबर्ट क्रीली भी इस ग्रुप में शामिल है। ऐसा ग्रुप कौन सा है? ये कैरोलिना है। तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द ब्लैक माउंटेन पोएट्स। ओके, तो ब्लैक माउंटेन पोएट्स में इतने सारे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये आयम्बिक है। ओके, द आयम्बिक पेंटामीटर वर्ड्स ऑफ 5 feet इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज नोन एज। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो आयम्बिक है, मतलब आयम्बिक पेंटामीटर में वर्ड्स ऑफ 5 feet, 5 फुट का कितना होता है, वर्ड्स में 5 feet होते हैं। इसका जो राइम होता है वो अनराइम्ड होता है, इसे जाना जाता है क्या? मतलब आयम्बिक पेंटामीटर में ये होता है, आयम्बिक पेंटामीटर 5 feet में होते हैं, वर्ड्स जो होती है वो 5 feet में होती है, और ये इसकी जो राइम होती है वो अनराइम्ड होती है। उसे क्या कहा जाता है? फ्री वर्ड्स, वर्ड्स लिब्रे, पॉइंट वर्ड्स या ब्लैंक वर्ड्स। तो फ्री वर्ड्स जो आपके होते हैं, इसमें ना राइम होती है ना मीटर होता है, उसी को बोलते हैं फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स का दूसरा नाम है वर्ड्स लिब्रे। ठीक है, ये दोनों तो एक ही हो गए। ओके, ये दोनों तो एक ही हो गए, फ्री वर्ड्स और वर्ड्स लिब्रे। और जो आपका पेंटामीटर जो यहाँ पे होता है, मतलब जिसमें अनराइम्ड होता है, मीटर तो पाए जाते हैं लेकिन राइम नहीं पाए जाते हैं, वो आपका ब्लैंक वर्ड्स कहलाता है। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है कि इसमें मीटर तो पाए जाते हैं, बट जो राइम होती है वो अनराइम्ड होती है, और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है इसे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लैंक वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, हेनरी हॉवर्ड ऑफ शरे इंट्रोड्यूस्ड डैश इनटू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेनरी हॉवर्ड ऑफ शरे ने 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या इंट्रोड्यूस किया था? स्टैंजा, हीरोइक कॉपलेट, ब्लैंक वर्ड्स या नन ऑफ दीज। तो क्या इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया था, ये चीज़ हमें बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैंक वर्ड्स। इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स ही किया था। ठीक है, हेनरी हॉवर्ड ऑफ शरे ने। सर एक स्पेलिंग यहाँ पे ये हो जाएगी ऐसे। ओके, यहाँ पे मिसटाइप है। A brief description which appears on the jacket of a book is। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक the jacket of the book, the jacket of the book, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पुस्तक के जैकेट पर कहा जा रहा है कि जो the jacket of a book पर कुछ अपीयर हो रहा है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपीयर होता है, वो क्या कहलाता है? वर्ड्स ऑफ ब्लब या क्वाट्रेन या फोलियो। जैकेट ऑफ अ बुक, ठीक है, उस पर क्या कहलाता है? एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपीयर होता है, मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो अपीयर होता है ऑन द जैकेट ऑफ अ बुक, क्या कहलाता है? ब्लब। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? ब्लर्ब। ब्लर्ब क्या होता है? ब्लर्ब का हिंदी अगर देखेंगे
तो ब्लर्ब मतलब होता है विज्ञापन। ओके, मतलब प्रचार उद्देश्यों के लिए लिखी गई किताब हो गया या फिल्म हो गई या अन्य उत्पाद का जो संक्षिप्त विवरण होता है वो किताब के कवर या फिर विज्ञापन में दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं ब्लर्ब। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि मतलब किसी भी पुस्तक के ऊपर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो ब्लर्ब कहलाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि ब्लर्ब होता क्या है। आप ये समझे कि विज्ञापन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म बॉलरिज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो टर्म है बॉलरिज, इसको ऐसे भी पढ़ा जाएगा बॉडलरिज्म या फिर बॉलरिज्म, ये जो टर्म है इसे कौन एसोसिएट है, कौन संबंधित है। दिस मैन पब्लिश्ड एन एक्सपर्गेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेज अ वर्जन इन विच वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर ओमिटेड विच कैन नॉट विद प्रॉपरिटी बी रेड अलाउड इन अ फैमिली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बॉलरिज्म शब्द है इससे कौन जुड़ा हुआ है। इस आदमी ने विलियम शेक्सपियर के नाटकों का एक व्याख्यात्मक संस्करण प्रकाशित किया है। यहाँ पे जिस भी कवि की बात हो रही है उस कवि की बात कर रहा है कि इस कवि ने विलियम शेक्सपियर के नाटकों का एक व्याख्यात्मक संस्करण प्रकाशित किया है एक ऐसा संस्करण जिसमें शब्द और भाव जोड़े गए हैं जो एक परिवार में औचित्य के साथ बड़े पैमाने पर नहीं पढ़े जा सकते हैं। ओके, तो इस टर्म से औचित्य के साथ बड़े पैमाने पर नहीं पढ़े जा सकते, तो इस टर्म से कौन एसोसिएट है ये चीज़ बताया। तो बॉलरिज्म या बॉडलरिज्म पढ़ा जाएगा इसको, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बॉडलर। ओके, तो ये जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बॉडलर। ओके, तो जो थॉमस बॉडलर हैं ये बॉडलराइज यानी कि बॉलराइज इससे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब होता है कि टू रिमूव, टू कट या टू एलिमिनेट लाइसेंस, मतलब यहाँ पे लाइसेंसियस एलिमेंट्स फ्रॉम अ मूवी, फ्रॉम अ वर्क ऑफ अ आर्ट टू सेंसर, यानी कि कोई भड़काऊ अश्लील सीन को हटा देना, उसी को बोलते हैं बॉडलराइज कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जैसे मूवी हो गया, नाटक हो गया, कोई भी चीज़, कोई ऐसे अश्लील सीन हो या कोई भड़काऊ सीन हो, उसको क्या कर देना, टू कट कर देना या रिमूव कर देना, उसी को बोलते हैं बॉडलराइज। और इस टर्म से थॉमस बॉडलर जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है। नेक्स्ट, द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रीफरेबली डीलिंग विद। जो पुलित्जर प्राइज है वो फिक्शन के लिए दिया जाता है एक अमेरिकन ऑथर को, प्रीफरेबली डीलिंग विद ये किससे डील करता है, तो ये चीज़ बतानी है हमें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन लाइफ से डील करता है ये। नेक्स्ट, ये मैंने कम्युनिटी में पूछा भी था। मैड बैड एंड डेंजरस टू नो इज़ अबाउट बायरोनिक हीरो हु इज़। मैड बैड एंड डेंजरस टू नो, ये एक बायरोनिक हीरो के बारे में है, वो कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट, Shatton in Milton's Paradise Lost and Heathcliff in Emily Bronte Wuthering Heights are example of। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में जो शैटन है, जो कैरेक्टर शैटन है, उसी तरह इमली ब्रॉन्टे के उदरिंग हाइट्स में हेथक्लिफ नाम का एक कैरेक्टर है। ये किसके उदाहरण हैं, बायरोनिक हीरो के, कि कोड हीरो के, स्पिरिचुअल हीरो के, या इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ बतानी है कि पैराडाइज लॉस्ट का जो शैटन है और उदरिंग हाइट का हेथक्लिफ जो कैरेक्टर है, ये दोनों किसके उदाहरण हैं, ये दोनों कौन है, कौन से हीरो कहलाते हैं, तो बायरोनिक हीरो हैं। ओके, बायरोनिक हीरो। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म यूज फॉर अ ब्रेक और अ पॉज इन द मिडल ऑफ अ वर्ड्स लाइन और काइंड ऑफ पॉज और ब्रेक इन लाइन ऑफ अ वर्ड्स। वही चीज़ पूछ रहा है कि ये जो टर्म है यहाँ पे बताया कि चारों में कौन सा ऐसा टर्म है जो ब्रेक के लिए जाना जाता है, पॉज के लिए जाना जाता है, कहाँ पे आता है, वो वर्ड्स के लाइनों में, मतलब कविता के लाइनों में बीचों बीच में वो ब्रेक आता है या पॉज आता है, उस टर्म को क्या कहते हैं हम। तो ये जो सभी को पता है सेजुरा कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ओके, सेजुरा स्पेलिंग है CAESURA। ओके, मिस टाइप हो गया है। नेक्स्ट, द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़, ऐसा टर्म जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये भी सभी को पता है, कैलीग्राफी है। ओके, जो इजी क्वेश्चन है उस पर टाइम
ज़्यादा नहीं देंगे। एंड एकेडमिक फिक्शन इज़ नोन एज, मतलब एकेडमिक फिक्शन किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एकेडमिक फिक्शन किसके लिए जाना जाता है, साइंस फिक्शन की रेडी रिकॉनर या फिर आपका चिकलिट या फिर कैंपस, तो कैंपस फिक्शन के लिए जाना जाते हैं। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, एकेडमिक फिक्शन। नेक्स्ट, अ कैंपस नॉवल इज़ अ नॉवल, मतलब एक कैंपस, यहाँ पे कह रहा है कैंपस उपन्यास, कैंपस नॉवल एक ऐसा उपन्यास, एक ऐसा नॉवल है हुज मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड द कैंपस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, जिसका मेन एक्शन होता है, जिसकी मुख्य क्रिया विश्वविद्यालय के परिसर और उसके आसपास ही सेट होती है। ओके मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कैंपस से समझ में आता ही कैंपस यानी कि अपने यूनिवर्सिटी हो गया, उसके कैंपस, उसके अराउंड ही ये चीज़ें, उसके एक्शन सेट होते हैं। मतलब कैंपस नॉवल एक ऐसा नॉवल है जिसके मेन एक्शन कहाँ सेट होते हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होते हैं, यूनिवर्सिटी के चारों तरफ ही सेट होते हैं। द जॉनर यहाँ पे कहा जा रहा है कि द जॉनर इन इट्स करंट है यहाँ पे, करंट फॉर्म डेट्स बैक टू द अर्ली 1950s। आगे क्या कहा जा रहा है, ये जो जॉनर है ये अपने वर्तमान रूप में 1950 के दशक की शुरुआत में है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ नॉवल इज आल्सो नोन एज, इस प्रकार के नॉवल को किस नाम से जाना जाता है, एजुकेशनल नॉवल, एकेडमिक नॉवल या मैसिव नॉवल या नन ऑफ दिस। तो इस प्रकार के नॉवल को हम एकेडमिक नॉवल कहते हैं। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है कैन क्राइन रेफर्स टू, कैन क्राइन क्या रेफर करता है, किसे संदर्भित करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्ड्स इज दैट रेड बोथ वेज एंड विच दस फॉर्म अ पैलिंड्रोम। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वर्ड्स, वो वर्ड्स जो दोनों तरह से पढ़ते हों, वर्ड्स जो दोनों तरह से पढ़ते हैं और जो इस प्रकार के एक पैलिंड्रोम से बनते हैं, उसी को बोलते हैं कैन क्राइन। नेक्स्ट, A representation of a person that is exaggerated for comic effect is, हास्य प्रभाव के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया व्यक्ति का प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी हास्य प्रभाव के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कोई भी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, कॉमिक इफेक्ट डालना क्या कहलाता है, तो कैरिकेचर कहलाता है। ओके नेक्स्ट, कैरिकेचर मतलब ये होता है कार्टून का। कार्टेडियम इज़ अ लैटिन फ्रेज, जो कार्टेडायम है ये एक लैटिन मुहावरा है। इट मीन्स सीज द डे, मतलब सीज द डे को सीज करना। दिस फ्रेज इज़ टेकन फ्रॉम वन ऑफ द ओड्स, ये जो फ्रेज है एक ओड्स में से, मतलब ये जो फ्रेज है ये ओड्स से लिया गया है। द एक्सर्ट फ्रॉम दिस ओड रन्स दस, ठीक है, द एक्सर्ट फ्रॉम दिस ओड रन्स दस। जैसे कि आपका हो गया है यहाँ पे कार्पेडायम, यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिनट, जैसे आपका यहाँ पे हो गया डम लेकी मूर। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है फ्यू पेरिट इनविडा एटास कार्पेडायम क्वैम मिनिमम। आगे है क्रेडुला पोस्टेरो। ठीक है, दिस फ्रेज इज़ फ्रॉम द ओड, ये जो फ्रेज है ये ओड से है, क्या है, किसके, कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा होरेस से। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मेन फंक्शन क्या है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। टीयर्स है कि कथारसिस है या ह्यूमनिज्म है या नन ऑफ दिस है, तो ट्रेजेडी का मेन फंक्शन क्या है आपका, वो कथारसिस है। ठीक है नेक्स्ट, साफ हो जाना, कथारसिस मतलब साफ कर देना। कथारसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, कथारसिस क्या है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। विच वर्ड इज इट, कौन से वर्ड से लिया गया है कथारसिस, ग्रीक वर्ड में क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके कैथरीन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ कैरेक्टर हु चेंजेस इन सम इम्पॉर्टेंट वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ स्टोरी इज, मतलब एक कैरेक्टर जो कहानी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तरीके से बदल जाता है, ऐसा कैरेक्टर क्या कहलाता है। आइडियल कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर, स्टैटिक कैरेक्टर या नन ऑफ दीज। एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहानी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तरीके से बदल जाता है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक कैरेक्टर। ओके तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चन थे, कुछ बड़े क्वेश्चन थे, है ना।
तो ये आपका पार्ट सेकंड था लिटरेरी टर्म्स के। जल्दी मिलते हैं पार्ट थर्ड से। थर्ड को लेके जल्दी आएंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपने इसमें कितने स्कोर किए ये भी बताइएगा। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।